यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं उषा आठले जी से। इनका पूरा नाम है उषा वैरागकर आठले जी। आठले जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जी, इससे पहले कि मैं इनसे बातचीत स्टार्ट करूं, बताना चाहूंगा कि उषा जी का जन्म बिलासपुर में हुआ है और वो बहुत बहुत अच्छा अनुवाद करे, बहुत महत्वपूर्ण किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है। इप्टा से जुड़ी हुई हैं, रंग कर्म से जुड़ी हुई हैं और पत्रिका एक रंग कर्म नाम की निकलती है। उस पत्रिका को संपादन कर रही हैं और आज हम इनके बारे में इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे और भी तमाम बातों को। उषा जी, आप ये बताइएगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ। जैसे कि बिलासपुर में हुआ है तो आपके प्रोफाइल से पता चल ही रहा है, लेकिन कहाँ आप पली बढ़ी और कैसा रहा आपका बचपन, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं बिलासपुर में ही पैदा हुई। मेरे पिताजी बिलासपुर में ही एसबीआर कॉलेज में प्रोफेसर थे और शादी होने तक पूरे 26 साल बिलासपुर में ही मेरा एजुकेशन भी हुआ और तमाम गतिविधियां भी मैंने बिलासपुर से ही शुरू की हैं। बचपन से ही हम लोग नाटक वगैरह किया करते थे, तो इसलिए नाटकों के संस्कार बचपन से ही मुझ में थे। मेरे माँ और पिताजी भी नाटक किया करते थे मराठी में, तो बचपन से ही हम लोग उस दुनिया से जुड़े रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि मैं आपकी किताबें देख रहा हूं और जिन किताबों का आप अनुवाद कर रहे हैं वो अंबेडकर और मार्क्स से जुड़ी हुई ही किताबें हैं, उसी विचारधारा को लेकर के आप लगातार काम कर रही हैं। तो इस विचारधारा से कैसे आपका जुड़ा हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जब एमए कर रही थी तो डॉक्टर राजेश्वर सक्सेना मुझे पढ़ाते थे और उनके माध्यम से धीरे धीरे जो जिस तरह से पढ़ाते थे या जो किताबें पढ़ने के लिए दिया करते थे, उससे मेरी मार्क्सवाद के प्रति रुचि बढ़ी। और फिर तब प्रगतिशील लेखक संघ की गतिविधियां डॉक्टर राजेश्वर सक्सेना ही संचालित किया करते थे, तो उनके माध्यम से पूरी टीम से परिचय हुआ। रोज का फिर आना जाना, पढ़ना लिखना, बातचीत, इससे धीरे धीरे पढ़ने लिखने की रुचि बढ़ती चली गई। प्रगतिशील लेखक तब मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश के जो महासचिव थे ज्ञान रंजन, उन्होंने सबसे पहले अनुवाद के लिए प्रेरित किया कि तुम मराठी भाषी हो, मराठी अच्छे से जानती हो, तो क्यों ना मराठी से हिंदी में अनुवाद करो। और उन्होंने ही मुझको पहली किताब मॉरिस कॉनफोर्थ की साम्यवाद और मानव मूल्य भेजी थी और उसका मैंने मराठी में अनुवाद किया। तो प्रगतिशील लेखक संघ और उसके बाद कुछ दिनों के बाद ही इप्टा का भी गठन हुआ, तो इसके माध्यम से मेरी रुचि हुई। बिल्कुल। एक किताब मेरे हाथों में है, असल में मैं दर्शकों को भी बताना चाह रहा हूं कि एक महत्वपूर्ण किताब आपने संपादन किया। इस किताब को मैंने पढ़ा भी है, अंबेडकर और मार्क्सवाद। ये किताब जो है कस्बे साहब की ये किताब है, राव साहब कस्बे जी की। तो इस किताब को अनुवाद करने की प्रेरणा कैसे मिली, कुछ इसके बारे में भी आप बताइए। मार्क्स को तो पढ़ा ही था, अभी भी पढ़ रही हूँ, मगर बिलासपुर के ही जो कपूर वासनिक जी हैं, उनके साथ मैं किताबों के कारण भी जुड़ी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ मराठी साहित्य सम्मेलन से मुझे उन्होंने जोड़ा था। तो उनको पता था मैं अनुवाद करती हूँ, तो संवाद प्रकाशन ने उन्हें ये किताब भेजी थी कपूर वासनिक जी को कि इसका कोई अनुवादक बताइए। तो कपूर वासनिक जी ने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको कहा पहले मुझे किताब भेजिए, तब मैं बता सकती हूँ कि मैं अनुवाद कर सकूंगी या नहीं है। जब किताब मैंने देखी तो मैं बहुत आकर्षित हुई, क्योंकि अंबेडकर जी के बारे में जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चे जानते हैं उतना ही मैं जानती थी। दलित आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता था, क्योंकि मार्क्सवाद और प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ी थी। दलित पैंथर के बारे में जरूर थोड़ा बहुत पता था, पर अंबेडकर जी की योगदान के बारे में, उनकी पूरी आइडियोलॉजी और कामों के बारे में मुझे नहीं पता था। अनुवाद का एक लक्ष्य मेरा रहता है कि जिस भी किताब का मैं अनुवाद करूं उससे वैचारिक रूप से मैं संपन्न हो सकूं। तो ये जो राव साहब कस्बे जी की किताब दिखी, उसने मुझे बहुत
किया, क्योंकि मार्क्स के साथ उन्होंने जो अंबेडकर को जोड़ा है, तो वो मुझे बहुत आकर्षक लगा। और बाद में मैं जैसे-जैसे उसको पढ़ती चली गई, तो मेरे सामने एक बिल्कुल नई दुनिया खुलती चली गई। राव साहब कसबे ने इस पुस्तक में अंबेडकर और अंबेडकर जी और मार्क्स की समानताओं को लेकर बात की है कि उन दोनों के विचारों में कैसे समानता स्थापित होती चली गई। तो मुझे इस चीज से बहुत आकर्षण लगा और अंत में उन्होंने इस किताब में कहा है कि आज यदि मार्क्स और अंबेडकर के विचारों को यदि समन्वित करके राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन यदि किया जाए, सामाजिक आंदोलन किया जाए, तो बहुत अच्छा होगा। तो मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगी। धीरे-धीरे फिर मैं कुछ दलित साथियों से भी जुड़ती चली गई, तो उनके माध्यम से भी जो मुझको एक्सपोज़र मिला, जो बहुत सारे विचारों को पढ़ने का मौका मिला, तो उससे मुझे भी लगने लगा कि निश्चित रूप से मार्क्स और अंबेडकर को जोड़कर ही इस देश में कुछ किया जा सकता है। जी। तो आपने एक किताब और है जो राव साहब कस्बे की आपने किताब का मराठी से अनुवाद किया है, भारतीय प्रबोधन की दिशा, जो 2 भाग में किया है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके बारे में कुछ बताएँ, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। जी। राव साहब कस्बे का उसके बाद से मैंने लेखन भी पढ़ना शुरू किया, उनसे लगातार संपर्क भी बना रहा और वो जिस तरह से महाराष्ट्र में समूचे दलित और मार्क्सवादी आंदोलन को प्रेरित कर रहे हैं, दोनों के समन्वय के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे मैं चाहती थी कि उनकी और भी किताबें या और भी लेखकों की इस तरह की किताबें मिलें, जो इस तरह से आंदोलन की दिशा में काम आ सकें। तो इसी बीच मुझे राव साहब कस्बे ने ही अपनी इस किताब के बारे में बताया, भक्ति और आंदोलन, तो वो लिख ही रहे थे। वो किताब लिखना पूरा नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप ही मेरी इस किताब का अनुवाद करें, क्योंकि आपने मार्क्स और अंबेडकर का अच्छा अनुवाद किया है, मुझे पसंद आया है। मैं भी बहुत थी, तो उन्होंने मुझको कहा कि मैं लिख रहा हूँ और मैं आपको ऑनलाइन इसके चैप्टर्स भेजता चलूंगा। अब ये पूरी हुई नहीं है, छपी नहीं है किताब, पहले मराठी में छपेगी, उसके बाद ही हिंदी में आएगी, पर मेरे चैप्टर्स का आप अनुवाद करते चलिए। और वो एक-एक करके चैप्टर भेजते चले गए और बहुत जैसे-जैसे बढ़िया। हम पढ़ते चले गए, मैं अनुवाद तो अकेले करती हूँ, मगर मेरे जीवन साथी अजय आठले भी उससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि मराठी में मैं जहाँ अटकती हूँ या जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि सही शब्द नहीं मिल रहा है, तो मैं उनसे चर्चा भी करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ इफ्ता के संरक्षक जो मुमताज भारती हैं, पापा जी, जो यहाँ इस पूरे आंदोलन के लगभग संस्थापक जैसे हैं, तो वो भी बड़े उत्सुक रहते हैं। हिंदी में मैं जो भी चीजें अनुवाद करती थी, वो सुनने आ जाते थे और उस पर भी हमारी चर्चाएं होती थी। तो हमने इस में देखा कि किस तरह से राव साहब कस्बे जी ने पूरे विश्व के धर्मों का उन्होंने अवलोकन किया है। न केवल अवलोकन, निरीक्षण और अध्ययन, बल्कि उन्होंने उनका विश्लेषण किया है कि किस तरह हर एक धर्म अपने उद्भव के वक्त बहुत प्रगतिशील होता है, पर धीरे 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 तो आगे जाकर उसमें ठहराव पैदा होता है, कहीं सत्ता के साथ संबंधों के कारण या स्वार्थी तत्वों के आगे बढ़ने के कारण, और इसलिए वो फिर का जो ठहराव हो जाता है, वो प्रगति के रास्ते में रुकावट बन जाता है। और किस तरह जी। वो धर्म धीरे फिर सड़ांध पैदा करता है या कई बार कुप्रवृत्तियों को जन्म देता है। तो इसमें पूरा उन्होंने के साथ-साथ उन्होंने ज्ञानोदय का जन्म कैसे हुआ, यूरोप में कैसे हुआ और फिर बाद में पूरे विश्व में कैसे फैला, उस पर भी उन्होंने बहुत विस्तार के साथ चर्चा की है। राव साहब जी। अम्बेडकर की किताबों का अनुवाद करना, मतलब ऐसा लगता है कि ज्ञान के एक बहुत विस्तृत समंदर में तैरना है। उनका कितना अध्ययन रहता होगा, कितना पढ़ते हैं वो, मुझे सोचकर ही बहुत आश्चर्य लगता है। जी, जी। माध्यम से मुझे बैठे-बैठे सिर्फ अनुवाद करने में ही बहुत सारी किताबों के बहुत सारे संदर्भ और उनके विश्लेषण का बहुत लाभ मिला। इसलिए ये अनुवाद मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रहा है। तो आपने किताबों का तो आपने किया ही है अनुवाद, साथ-साथ आपका काम रंगकर्मी के लिए भी रहा है, इप्टा से आप जुड़ी हुई हैं। खास तौर पर जो राष्ट्रीय सचिव मंडल है, उससे आप जुड़ी हैं और अध्यक्ष मंडल जो छत्तीसगढ़ का है, उससे भी आप जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इप्टा की गतिविधियों के बारे में और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इप्टा में, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी। मैं 1983 से इप्टा से जुड़ी, उसके पहले मैं प्रगतिशील लेखक संघ में थी, मैंने पहले ही बताया। प्रगतिशील लेखक संघ और इप्टा का काम लगभग सहयात्रियों की तरह चला है।
डॉक्टर राजेश्वर सक्सेना के कारण ही और उन्हीं की मदद से इप्टा का गठन बिलासपुर में हुआ। उसमें हम लोग संस्थापक थे, मैं, मधुकर गोरख, अरुण डाभड़कर, सचिन शर्मा, ऐसे बहुत सारे साथियों ने मिलकर हमने इप्टा हाँ। की वहां शुरुआत की। इप्टा का जन्म शायद बहुत से दर्शकों को पता होगा 1943 के बंगाल के अकाल के वक्त हुआ है और तब से निरंतर गरीबों के या जो पीड़ित दलित हैं, शोषित हैं, ऐसे लोगों के पक्ष में एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में इस संस्था की भूमिका रही है। इसके पूरे देश भर में इकाइयां हैं। आज लगभग हम 22 प्रदेशों में इसकी 500-600 से ज्यादा इकाइयां कार्यरत हैं। इसका जो संगठन का ढांचा है ये भी स्थानीय लेवल, जिसको एक इकाई कहते हैं, स्थानीय इकाई, वहां से लेकर प्रदेश इकाई और राष्ट्रीय इकाई तक चलता है। उसके बाकायदा राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला स्तरीय सम्मेलन या प्रदेश स्तरीय सम्मेलन या राष्ट्रीय सम्मेलन हर 2-2, 3-3 साल में होते हैं और उसमें संगठन का चुनाव भी होता है। ये तो हुआ संगठन की बात। इसमें इप्टा प्राय सांस्कृतिक जितनी भी विधाएं हैं, न केवल नाटक, गायन, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, इन सबके साथियों से मदद लेकर यहाँ पर सांस्कृतिक आंदोलन की बात होती है। जी। तो सबसे पहले तो मैं नाटक से ही जुड़ी बिलासपुर में। राजकमल नायक ने वहां पर, रायपुर के जो बहुत प्रसिद्ध निर्देशक हैं राजकमल नायक, उन्होंने बिलासपुर में हमारी इप्टा की इकाई की शुरुआत की। सबसे पहले हमने अंधेर नगरी नाटक किया था। तो नाटक में भी कैसे विचारों को जोड़कर किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, एक सामूहिक कर्म करके दर्शकों को भी किस तरह वैचारिक रूप से जागरूक किया जाता है, इसका प्रशिक्षण नाटक करते करते प्राप्त होता है। इसी इसमें एक साथी अजय आठले से मेरा परिचय हुआ और परिचय के दौरान औपचारिक तरीके से हमारा विवाह तय हुआ और 1986 में फिर मैं रायगढ़ आ गई। रायगढ़ में भी इप्टा की इकाई थी, तो यहाँ पर भी मैं इप्टा में काम करने लगी। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि इप्टा किस प्रकार से काम करता है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा और आपकी किताबों के बारे में भी हम डिस्क्रिप्शन में जानकारी देंगे, जिन किताबों को आपने अनुवाद किया है। और जाते जाते जानना चाहूँगा कि आपके बच्चे कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं। चूंकि ये पर्सनैलिटी ऑफ द वीक है तो थोड़ा से हम निजी बातों को भी चाहते हैं कि वो हमारे सब्सक्राइबर उसके बारे में जाने कि क्या चल रहा है और अभी नया क्या लिख रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस बारे में आप बताइए कुछ जाते जाते। हमारा एक ही बेटा है, उसने पूना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से फिल्म एडिटिंग का कोर्स किया है, तो वो एडिटिंग का काम करता है, फिल्में भी बनाता है, उसका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है छोटा। और अजय भी, मेरे जीवन साथी अजय भी फिल्में बनाते हैं, उनके माध्यम से ही बेटे में ये रुचि पैदा हुई थी। तो हम इप्टा के ही बैनर पे फिल्में भी बनाते हैं। अभी पिछले साल से हमने अपना एक स्टूडियो भी यहाँ पर बना लिया है और उसमें निरंतर यूट्यूब में अपना चैनल बनाकर मुद्दे की बात, संवाद जैसे हम कुछ कार्यक्रम लगातार प्रसारित कर रहे हैं। अभी अभी हमने इस लॉकडाउन के दौरान इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ की सारी इकाइयों का मिलाकर इप्टा के रायगढ़ इप्टा और छत्तीसगढ़ इप्टा के फेसबुक पेज से रोज शाम को 7 बजे हमने लाइव प्रसारण भी किया। उसमें छत्तीसगढ़ के साथियों की कविताएं, कहानियां, साथ ही साथ इप्टा के साथियों के जनगीत, कुछ कविता के मंचन और प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने प्रस्तुत किए। अभी नया हमारे यहाँ यही सब चल रहा है कि इन सब चीजों को विस्तार कैसे दिया जाए, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी किस तरह से काम करके अपना जो मूल उद्देश्य है जन जागरण का, वो कैसे किया जाए। क्योंकि लॉकडाउन अभी कितना लंबा चलेगा और क्या होगा आगे, ऑडिटोरियम में काम में कर सकेंगे या नहीं, या लोगों के बीच जाकर काम कर सकेंगे या नहीं, अभी इसकी अनिश्चितता है। इसलिए हम लोग अभी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में मैं लगातार पढ़ लिख कर कोशिश करती हूँ कि इप्टा के तमाम साथियों को नई नई कविताएं, कहानियां, नाट्यांश, ये सारी चीजें उपलब्ध करूं। साथ ही साथ व्यक्तिगत में मेरा जो अनुवाद का काम मैं करती हूँ, उसमें 2 अनुवाद हो चुके हैं, प्रकाशन के लिए गए हुए हैं। लॉकडाउन के शायद कारण शायद अभी छप नहीं पाए हैं। पहली किताब है उसमें सचिव माली की, जो राव साहेब कसबे ने मार्क्स और अम्बेडकर एक समन्वय का बीज बोया था, उसी बीज को के रूप में यहाँ पर
वैचारिक रूप में सचिन माली ने तब्दील किया है। सचिन माली शीतल घाटे का नाम जिन लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन्हें शायद पता हो कि ये बिल्कुल पता हो। निरंतर शायरी जलसा इनका होता है और ये जन जागरण का काम करते हैं, और ये भी मार्क्सवाद और अम्बेडकरवाद को समन्वित करके जन जागरण की भूमिका में लगे हुए हैं। सचिन माली की किताब जाति उन्मूलक सांस्कृतिक क्रांति के लिए आत्म जागरण, ये किताब करीब 1-1.5 साल हो चुका है, अनुदित हो चुकी है, संवाद प्रकाशन में गई हुई है। मेरे ख्याल से लॉकडाउन समाप्त होने के बाद आ जाएगी। और दूसरी किताब इसी बेस पर महाराष्ट्र के एक उपन्यासकार हैं, कथाकार राकेश वानखेड़े, उनका प्रगतिशील नाम का उपन्यास है। उसमें भी दलित आंदोलन और मार्क्सवादी आंदोलन किस तरह चला है, दोनों में क्या क्या अंतर विरोध रहे हैं, दोनों में क्या क्या संघर्ष के मुद्दे भी रहे हैं। तो ऐसे दो नायकों को लेकर उन्होंने ये उपन्यास लिखा है, और उसके समन्वय के लिए अंत में क्या हो सकता है, इस तरह का एक यूटोपिया उन्होंने रचा है। तो दोनों ही किताबें मुझे लगता है कि बेहतरीन होंगी, और इस क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है उसको बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत बढ़िया। और आपने बहुत अच्छी बात आपने रखी, और काफ़ी जानकारी भी हमारे सब्सक्राइबर्स को इस बारे में मिली है, और आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए अपना एक जो बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हम फिर कुछ मुद्दों पर भविष्य में बातचीत करते रहेंगे लगातार, ऐसी मैं आशा भी करता हूं, और लगातार आपका जो काम है बात आगे इसी तरह करते रहें। और सारे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस चैनल को ध्यान से देखा, इस एपिसोड को। और अगली बार हम फिर किसी खास व्यक्तित्व को लेकर के, पर्सनैलिटी ऑफ द वीक के इस एपिसोड में फिर से आमने सामने होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।